Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, in the last two sessions, I have been discussing determiners for standard 9th and 10th. In the sessions, I discussed what determiners are, what is the definition of it, how many types of determiners are there. In the last session, I discussed the three types of determiners. The only one was the fourth one, which was left. So today I will discuss the fourth determiner, and the name of the fourth determiner is quantitative. Quantitative. As we can see, the word quantitative, it is made with the word, it has been derived from the word quantity. Quantity का मतलब होता है मात्रा, और अगर क्वांटिटेटिव है इसका मतलब है इट इज़ टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग और अमाउंट ऑफ समथिंग. सो अमाउंट ऑफ व्हाट? ऑफ अ नाउन, बिकॉज डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. नाउन या नाउन फ्रेज के पहले ही डिटर्मिनर्स आते हैं. तो हम यहाँ पे चीज़ों की मात्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डिफिनीशन ऑफ इट. एज अ डिफिनीशन वी कैन राइट quantifiers are determiners that indicate how much or how little of the noun is being discussed. Means when we write a sentence, if we use a quantitative determiner just before the noun, it is used to tell us that how much or how little. मतलब जिस नाउन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल मात्रा कितनी है, वो कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है. सो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ इट. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि he took all his belongings. उसके पास उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो अपनी सारी चीज़ों को ले गया. ठीक है, तो belongings मीन्स द थिंग्स, और all is telling about this. all जो है वो क्या बताता है? belongings के बारे में. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनर वर्ड है, जो क्वांटिफायर है, वो कौन है? ऑल. और किस चीज़ को लेके जाने के बारे में बोलता है? बिलोंगिंग्स. वो जितनी भी चीज़ें उसकी थी वो सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके गया है. अब इसमें क्वांटिटेटिव में मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस करूँगी यहाँ पे. जैसे कि फर्स्ट में मैं ले लेती हूँ वर्ड सम, और इधर मैं एक और कॉलम बना लेती हूँ, और इधर मैं ले लेती हूँ एक वर्ड एनी. ठीक है, ये दोनों मैंने ए इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों सेम है, या फिर ए की जगह यहाँ पे A1 और दिस कैन बी सेड टू बी A2. ये A2 हो गया. सम और एनी, ऐसे हमें ये पता है कि ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी सम को हम यूज़ करते हैं, बिकॉज सम ऑल्सो टेल्स अबाउट अ नंबर. ये कभी कभी नंबर बताता है. जैसे इफ़ आई से एन एग्जाम्पल, सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़. बट इफ़ आई से सम वाटर इज़ लेफ्ट इन द ग्लास में थोड़ा पानी रह गया है, तो उसमें हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेफिनिट इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है. नाउ सम जो है ये हमें बताता है किसके बारे में? किसी अननोन के बारे में. इफ़ वी डोंट नो, जैसे हम कहते हैं ना समवन इज़ नॉकिंग द डोर, ये हमारे लिए क्या होता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है. तो यहाँ हमारे पास वर्ड सिर्फ सम है. तो अभी हम सम के बारे में डिस्कस करेंगे. वी कैन राइट सम मीन्स an unknown and indefinite number or quantity, but not very large. सम जो है हमें बताता है किसी अननोन के बारे में. जब हमें
किसी के बारे में पता ना हो, whom we are talking about, what thing we are talking about, तो वो हो गया अननोन. इंडेफिनिट मतलब जिसे हम एक्चुअली माप नहीं सकते हैं, अनिश्चित हो जो. इंडेफिनिट नंबर हो, और क्वांटिटी बट नॉट वेरी लार्ज. और अगर इसको क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो थोड़े से क्वांटिटी के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं. देयर इज़ सम water left in the bottle. बॉटल में थोड़ा पानी रह गया है. तो यहाँ सम जो है, इट इज़ क्वालिफाइंग द वर्ड वाटर. वाटर इज़ द नाउन हियर एंड सम इज़ द डिटर्मिनर हियर. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सम का. जैसे कि पानी, बोतल में थोड़ा सा पानी रह गया है. ये हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना है, 5 ml, 10 ml, 30 ml, 100 ml, नहीं पता है. वी आर जस्ट टेलिंग, क्योंकि हमें ये एक्चुअली अमाउंट पता ही नहीं है जिस अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, अब एनी की बारी आती है. एनी जो है वो भी इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी को ही बताता है, लेकिन एक्चुअली इसका यूज़ जो होता है वो नेगेटिव में होता है. वी कैन राइट अ स्टेटमेंट फॉर एनी दैट इट ऑल्सो expresses an indefinite number or quantity, but it is used in negative sentences. इसका मतलब है कि जब ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे हम कुछ और वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल, पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर इसके बाद कुछ वर्ड्स बता देती हूँ. ही हैज़ हार्डली एनी मनी. मतलब मुश्किल से ही उसके पास कुछ पैसे होंगे. मनी इज़ द नाउन हियर, और इसके जस्ट पहले एनी आता है. इट इज़ द डिटर्मिनर हियर इन दिस सेंटेंस. हम लोग एनी का जो यूज़ करते हैं वो किस तरह के वर्ड्स के साथ करते हैं, जैसे कि वी कैन यूज़ विद द वर्ड्स लाइक हार्डली, स्कार्सली या बेयरली. इस तरह के वर्ड्स के साथ हम एनी का यूज़ करते हैं. मतलब मुश्किल से ही, बहुत मुश्किल से ही, ऐसे वर्ड्स के पहले हम एनी लगा देते हैं. ओके, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर. अब सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड वन इज़ बी में 1, और इधर मैं एक और कॉलम बना देती हूँ, दैट इज़ B2. सो हियर वी विल डिस्कस लिटिल एंड फ्यू. अक्सर हमें लिटिल और फ्यू में कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों में हम जब इसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो कौन सा ज़्यादा सही है. पहले लिटिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. वी कैन राइट अ सेंटेंस फॉर इट. हम जनरली इसे यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे. अब सिंगुलर का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं. जैसे कि वाटर, ऑयल, सैंड, एयर, सॉयल, ये सभी जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और इनका हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं. इसका मतलब है जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके पहले लगाएंगे और ये सिंगुलर होंगे. ये आपको सिंगुलर प्लूरल चेंज करने की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं. वी कैन राइट हियर, इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. लिटिल और होप. होप इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. होप मतलब उम्मीद, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है.
वी कैन नॉट काउंट इट इन अ नंबर, वी कैन ऑल्सो नॉट मेज़र इट इन अ क्वान्टिटी, हम इसकी क्वान्टिटी भी मेज़र नहीं कर सकते हैं, ना इसे नंबर में काउंट कर सकते हैं। इसके पहले लिटिल जो है ये डिटर्मिनर है, दैट इज़ यूज्ड, उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है या उसके ठीक होने की आशा कम है, ठीक है। अब फ्यू के बारे में देख लेते हैं। फ्यू जो है इसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, मतलब जो भी नाउन्स होंगे वो ऐसे नाउन्स होंगे जो काउंटेबल होंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स का ही हम प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि नोटबुक, पेन, टेबल, चेयर, हाउस, ये सभी चीज़ें जो हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं नंबर में। तो हम फ्यू के लिए लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव रेड few books. Books is a noun and this can be counted in number. एक book, 5 books, 100 book, 1000 books, कितने भी books हो we can count it in number. और इसके पहले few आया है, this is the determiner here in the sentence. मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, यहाँ पे few जो है यही बताता है। तो ये बुक के लिए इस सेंटेंस में बुक जो है ये नाउन वर्ड है और हमारे लिए डिटर्मिनर जो है वर्ड है वो है फ्यू। और यहाँ लिटिल में हम देख सकते हैं कि लिटिल का इस्तेमाल जो है वो हम तभी करेंगे जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। ऑन नंबर सी आई विल डू मच एंड हियर सी का सेकेंड मैं कर देती हूँ मैनी। ओके, ये हमें देख के ही पता चलता है कि मच जो है ये अमाउंट क्वांटिटी को बताता है और मैनी जो है ये नंबर को बताता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी एडजेक्टिव्स को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मच का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो मोर होता है और मोस्ट होता है। मच का मचर या और कुछ ऐसा नहीं बन सकता है, बिकॉज मच ऑलवेज टेल्स अबाउट अ क्वांटिटी। तो मच विल बी सपोज टू बी टेलिंग अबाउट अ काउंटेबल नाउन। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। मतलब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो होंगे, काउंटेबल नाउन्स जो होंगे हम सिर्फ उन्हीं का ही प्लूरल बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो जस्ट दिस इज़ अ मिस्टेक बाय मी, इट्स इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, एंड हियर शुड बी सिंगुलर। मैंने गलती से मच में मैनी के बारे में बता दिया। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। इसका यूज़ जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। तो जैसे कि लिटिल है, अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है तो वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। उसी तरह से मच जो होगा वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं ही मे टेक as much time as he needs। टाइम एक नाउन है और टाइम को हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते, ठीक है। तो टाइम के पहले यहाँ मच आया है और मच जो है ये हमें बताता है इसके बारे में, टाइम के एंटीसीडेंट वर्ड है ये। मच मतलब जितना भी समय तुम चाहो, सॉरी, वह जितना समय चाहे वो ले सकता है। सो दिस इज़ द डिटर्मिनर हियर एंड दिस इज़ अ नाउन वर्ड। तो नाउन वर्ड के जस्ट पहले ये मच आया है, इसलिए इस सेंटेंस में ये डिटर्मिनर हो गया। अब मेनी के बारे में बात करते हैं। मेनी मैंने पहले ही कह दिया कि दिस टेल्स अबाउट अ नंबर। तो इसके लिए हम सेंटेंस लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल लिखेंगे, देखिए ये यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ पहले, मतलब काउंटेबल नाउन्स जो होंगे
उन्हें ही हम प्लूरल में फॉर्म कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही होते हैं। तो अगर प्लूरल, मान लो मैं प्लूरल नहीं बनाऊँ, मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय के पहले क्या मेनी लगाएंगे? अगर मेनी बॉय लिखूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ मेनी बॉयज़, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा संख्या में कोई भी नाउन वर्ड होगा उसके पहले ही हम मेनी लगा सकते हैं। अगर एक ही की बात हो रही है तो फिर हम आर्टिकल अ लगाएंगे या फिर बिना लगाए भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनी तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं इसके पहले। इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट टू बाय? बुक्स नाउन और मेनी एंटीसीडेंट वर्ड, इट इज़ अ डिटर्मिनर हियर। तुम कितनी किताबें खरीदना चाहते हो? तो किताबों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पे किताबों के पहले मैनी लगा है। मैंने एक्चुअली फ्यू वाले में भी बुक्स का ही एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आई वॉन्ट टू बाय मैनी चेयर्स, मैं बहुत सारे चेयर्स खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय मैनी क्लोथ्स, मैं बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय मैनी ड्रेसेस, आई वॉन्ट टू बाय मैनी टेबल्स, आई वॉन्ट टू बाय मैनी पेन्स। इतने अलग अलग नाउन वर्ड्स को जिनके भी प्लूरल आप फॉर्म कर सकते हैं, उनके साथ इन्हें बना सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर्स हैं जो प्रोनाउन के साथ बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कि वो डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है। तो ये हो सकता है आर डिटर्मिनर्स सेम एज प्रोनाउंस। क्या डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं? क्या ये सेम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनर्स आर यूज्ड, डिटर्मिनर्स जो होते हैं आर यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज़ होते हैं, वेयर एज pronouns are used in place of a noun। देखिए, डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं, जबकि प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ बुक्स के बुक्स जो है ये नाउन वर्ड हो गया। अब इसे लिख सकते हैं दीज आर माइन। सपोज इफ़ यू आर आस्क्ड हुज इज़ दिस, ये किसके हैं? आप बोल सकते हैं ना दीज आर माइन, ये मेरे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस की तरह एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स यहाँ लिख लेते हैं, सम डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस आर सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ वर्ड्स बता देती हूँ, जैसे दिस, दैट, ईदर, नीदर, एट्सेट्रा। देखिए, दिस, दैट और दीज, दोज, ये हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में भी। और दिस, दैट, दीज जो दोज जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, इधर और नीदर, ये दोनों जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, क्योंकि ये जिसके बारे में बताते हैं उसको एज अ होल नहीं बताते हैं, बल्कि डिवीज़न करके बताते हैं, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। इसके अलावा हम वर्ड सम ले सकते हैं। सम का मतलब होता है जैसे समवन इज़ देयर, समथिंग इज़ लाइंग देयर, कुछ गिरा है, बट दैट इज़ नॉट डेफिनेटली टोल्ड कि क्या गिरा है। सम मतलब कुछ चीज़ गिरी हुई है, तो द पर्सन हु इज़ टेलिंग डजंट डेफिनेटली नोज व्हाट थिंग हैज़ फॉलन, क्या गिरा हुआ है वो उसे नहीं पता है। तो
तो इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी प्रोनाउंस हैं, तो ये डिटर्मिनर्स की भी तरह यूज़ होते हैं और प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ होते हैं, ये एग्जैक्टली वर्ड सेम होते हैं। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, जब हमारे किसी नाउन वर्ड के पहले ये आ जाएंगे या नाउन फ्रेज के पहले ये आ जाएंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये है डिटर्मिनर्स। ओके, अब इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन्स की तरह प्रोनाउंस की तरह सेम लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनका यूज़ इस तरह से नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें पॉजेसिव प्रोनाउंस योर, और हर, मैंने ये पिछले सेशन में बताया था, केसेस को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रोनाउंस के। तो ये जो है ये प्रोनाउन के केसेस हैं, ठीक है। ये पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, यू का योर, अस वी का आर और शी का हर। उसी तरह से अगर योर का हम योर्स बना दें, आर का आर्स बना दें और हर का हर्स बना दें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनर, ठीक है। Is that clear? I think this must be clear to all of you. I think this must be clear to you. मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इससे और क्वेश्चंस फ्रेम करूँ, कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करूँ और उसका एक अलग से वीडियो सेशन मैं आपके लिए डालूँ। टिल देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे ठीक करूँ, उसे और इजी लेवल पे ले जाके समझाने की मैं कोशिश करूँगी। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।